के आ रहे हैं। ओके, हेयर आर द लर्निंग पॉइंट्स जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन की थी, और इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था, कंपोजिंग आवर सेल्फ, राइटिंग फॉर अदर्स। कंपोजिंग आवर सेल्फ, राइटिंग फॉर अदर्स, इसका क्या मतलब है? एनीवन? कि सर जब हम लिख रहे होते हैं कुछ भी, वो हम अपने माइंडसेट को वहाँ पे डाइवर्ट कर रहे होते हैं। इसके लिए जो है हमें लफ्जों का चुनाव और जुमलों का छोटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब दूसरे के पास जाती है तो ये एक जामा इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो यस या नो हमें कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और कोई एनीवन हु वुड लाइक टू ऐड समथिंग? कोई ऐड करना चाहेगा पहले पॉइंट में, कंपोजिंग आवरसेल्व्स, राइटिंग फॉर अदर्स? एक्चुअली सर, टारगेट हमें पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस कौन है, और टारगेट ऑडियंस को देखकर ही हमें जो है ना अपने मैसेज को इनकोड करना चाहिए। हमें जो है वो बेसिकली अपने लिए लिखना है, अपना मैसेज कन्वे करना है, लेकिन हमें टारगेट ऑडियंस का भी पता होना चाहिए कि जैसे कि सपोज करेंगे अगर मैं किसी को लिख रहा हूँ, तो क्या मैं अगर इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो मैं कोई ऐसी वोकैब तो यूज़ नहीं कर रहा जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, या फिर मैं ऐसी लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर रहा जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो टारगेट ऑडियंस को सामने रखते हुए जब आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो एग्ज़ैक्टली फिर जो भी कुछ लिखते हैं आप, वो दूसरों के लिए ही होता है। और जब हम लिखते हैं, और अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं, तो हमें उसके स्पेलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या जी स्पेलिंग अपने बिल्कुल, नाम यानी के कि लिए यूज करता है। ग्रामेटिकल चीज़ें, हाँ बिल्कुल। जैसे कई जी लोग बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी साबिर, चीज़ें हैं, तो वो तो यानी कि आप ऑडियंस को देखकर जी, जी, जी। जैसे कई लोग साबिर जो है वह एस की बजाय सी से लिखते हैं, जैसे बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं साबिर चौधरी साहब, तो वो सी के साथ लिखते हैं। तो जी, बाद जी। लोग अपने नाम के अंदर एक यूनिक लेटर का इजाफा कर देते हैं जो नॉर्मल रूटीन से हट के होता है, तो हमें उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सैल्यूटेशन वगैरह का ख्याल रखना चाहिए, एड्रेस बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल। ठीक होना चाहिए, उसके अंदर स्पेलिंग्स का हमें खास तौर पे ख्याल रखना समटाइम चाहिए। रीजनल इश्यूज़ भी आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग स्पेलिंग डिफरेंट कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें दूसरे की वैल्यूज और कल्चर का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे नॉर्मली मैंने जी बिल्कुल, जैसे नॉर्मली मैंने पंजाब में देखा कि अक्सर लोग अरशद जो है, वो अर्शद लिख देते हैं, ARSHID लिख देते हैं। जी तो ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी। तो कल्चर का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे जब हम ऑनलाइन जाते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, तो व्हाट कल्चर दे आर कमिंग फ्रॉम। ठीक है, यूके के स्टूडेंट आप देखेंगे कि बड़े रिजर्व मिलेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। अमेरिकन जो हैं वो बड़े फ्रेंडली होंगे, वो टॉकेटिव होंगे, आपके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे। तो आपको हर एक के कल्चर के मुताबिक जो वर्ड्स है, जो स्पेलिंग हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपोज तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो उसको हमें अपने फोकस में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट था कि बिजनेस मीन्स रिस्पेक्ट, इज्जत। अब वो इज्जत कहाँ पे आपने देनी है, उसको एड्रेस करने के लिए उसके नाम से पहले सर लगा लें, मिस्टर लगा लें, डियर लगा लें, कोई भी एक वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट आपके साथ ऐड कर दें। तो मुझे याद है जब मैं नेवल एकेडमी में टीचर था और वहाँ पे पढ़ाता था, तो मुझे वो जो बोट लेके जाती थी, जो लड़के बोट चलाते थे और उसमें एजेड लोग भी थे, मैं अक्सर उनको सर करता था, या वो जो स्वीपर है जिसे वो लोग टोपस कहते हैं, तो मैं उनको भी कई बार सर, जरा बात सुनिएगा। तो आसपास वो जो सराउंडिंग थी, जैसे मिस फिरदौस कल बात कर रही थी, वो मजाक उड़ाते थे, तो मैं उन्हें कहता था कि देखो सर का मतलब है जनाब, जनाब एक वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट है, इंग्लिश में मुझे सर बोलते हैं। तो उसके बाद आप देखें उसकी जो सेल्फ स्टीम है, जो उसकी ईगो है, जो उसने काम करना है, वो उसमें थोड़ा सा अपना दिल लगा के काम उसको कर देगा। क्योंकि आप डांट के भी उससे काम करवा सकते हैं, काम तो उसने करना है, लेकिन जब आप उसमें प्यार मोहब्बत से उसको इज्जत दे के तकरीम के साथ आप बात करते हैं, तो दूसरे का भी दिल करता है फिर आपके लिए काम करने के लिए। अगर आपकी हेड जो है, या आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, या जो आपका बायर है, वो हर बार आपसे गुस्से में बात करे, तो 3-4 डीलिंग्स के बाद ऑटोमेटिकली आप भी गुस्से के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसे मिरर न्यूरॉन थ्योरी कहते हैं, कि दूसरों के जज्बात और जो आपके इर्द गिर्द के लोगों की फीलिंग्स होती है, आप खुद ब खुद उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें।
तो रिस्पेक्ट इन कंपोजिंग, रिस्पेक्ट इन चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप अल्फाज के इस्तेमाल में, भले वो आप स्पोकन आपका मीडियम हो या आप राइटिंग के अंदर कर रहे हैं, और राइटिंग में तो चूंकि परमानेंट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो बार बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं, तो इसमें आपको बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कल मैंने आपसे बात की लास्ट सेशन में कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक वंस, और जब राइटिंग में है तो थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू राइट वन सेंटेंस। रिस्पेक्ट थ्रू योर टोन एंड रिस्पेक्ट थ्रू मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग का क्या मतलब है? स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल जो हम मिस्टेक करते हैं, जल्दी में लिखते हैं, हमें हमें अपना जहन में तो मीनिंग क्लियर होता है, लेकिन जब वो दूसरा पढ़ता है तो उस वक्त हम उसके सामने नहीं होते उसको बताने के लिए कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये वाला मतलब था। फिर हमने कहा कि जी पर्पस ऑफ राइटिंग, जैसे सर अरशद आपने कहा, वो हमें जहन में रखना चाहिए हर सेंटेंस को लिखते हुए, व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर और दिस मेमोरेंडम और दिस मिनट और वट एवर आई एम गोइंग टू राइट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। और लेंथी सेंटेंसेस को आप अवॉइड करें, क्योंकि जितना लेंथी सेंटेंसेस लिखेंगे उतनी उसके अंदर इरेलीवेंसी आएगी, आप मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे जिसका आपके मजमून के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो लेंथी सेंटेंसेस को आपको इनिशियली अवॉइड करना चाहिए। बट यस, वंस यू हैव बिकम मास्टर ऑफ द गेम, जब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, जब आप वोकैबुलरी और इन तमाम चीज़ों के अंदर गो थ्रू कर चुके हैं, तो देन यू कैन राइट लॉन्गर सेंटेंसेस। लेकिन हर स्टेज के ऊपर कहते हैं कि आपके सेंटेंसेस में वैरायटी होनी चाहिए। छोटे फिक्रे ज़रूर लिखें, वो लोगों को अपील करते हैं और ईजी होता है उनका मीनिंग। सोशल, सर जी एक सवाल है कि जैसे हम हैं ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या हमसे कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज कर रहा है, अगर बाज़ लोग होते हैं कि जब उनकी डीलिंग वन टाइम होती है या सम टाइम होती है, और उनके बिहेवियर हमें जिस वक्त हम चीज़ ले रहे होते हैं कुछ और होते हैं, जब हम चीज़ ले लेते हैं कुछ और हो जाते हैं। अगर हम कंप्लेन करते हैं या कोई हमें कंप्लेन करता है तो उस वक्त चीज़ें थोड़ी सी जो है 19-20 हो जाती हैं रवैयों के फ़र्क की वजह से। तो इसके लिए आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं इसी शुरू में आपसे मैंने कहाँ से हमने पॉइंट शुरू किया कि वी आर राइटिंग फॉर अदर्स, वी आर डीलिंग विद अदर्स। ठीक है, आपने चीज़ें बेचनी है, आपको कल्चर का जी, भी पता है। अगर आप लोकल कल्चर के अंदर चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि वो हर बंदा आपको चूना लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हुँ, ये कल्चर है, आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और उस कल्चर के अंदर रहते हुए आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ मैं सेल कर रही हूँ, इसमें क्या क्या बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, हुँ, तो आप अपनी जी, डीलिंग के अंदर उन चीज़ों को राइटिंग के अंदर लेके आ जाएं कि आप मुझसे चीज़ खरीद रही हैं, अगर आप ये चीज़ मुझसे खरीदते हैं, इसमें कोई डिफेक्ट है, तो आपके पास 48 आवर्स हैं, आपके पास 2 दिन हैं, उसमें आप मुझे वापस हुँ, करेंगे चीज़ को, पैकिंग को रिमूव नहीं करेंगे। अगर पैकिंग रिमूव हुई तो चीज़ डैमेज नहीं होगी। आप देखें ना, दराज हुँ, वाले जब आपको चीज़ें देखते हैं, वो क्या करते हैं आपको, दराज का आपके पास एक रोल मॉडल है ना पाकिस्तानी कल्चर में, कि आपको डोर हुँ, स्टेप के ऊपर बंदा चीज़ें लेके आ रहा है, आप उससे चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, अब मसला कहाँ पे जी, आता है, जब चीज़ में खुद भी डिफेक्ट हो सकता है ना, चीज़ गलत भी आप बिल्कुल। पैक कर सकते हैं जब आप बहुत से लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुख्तलिफ टीसीएस और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने इंटरेक्शन किया हुआ है, अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आप वहाँ पे जाएं, वो चीज़ आपसे से वापस लेंगे। ठीक है, और आपसे उसके वो हुँ, टीसीएस के कोरियर के पैसे नहीं लेंगे, और वो कंपनी उसको पे करती है। और उसके बाद पैसे जो है, अगर वो आपसे नई चीज़ नहीं लेना चाह रहे, तो आप उनके पैसे उनके वॉलेट में क्रेडिट कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये होता है कि जो दूसरा बंदा आपसे जो चालाकियां कर रहा है, ठीक है, जब आप बिजनेस के अंदर हैं तो आप रोजाना दो चार आइटम तो सेल कर रहे हैं, तो आप हुँ, साथ साथ नोट करते जाएं कि फलां जगह पे मैंने सेल किया, मुझे ये प्रॉब्लम आया, फलां जगह पे सेल किया, मुझे ये प्रॉब्लम आया। आप उसकी एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बना के आप एक इंस्ट्रक्शन बनाएं और इंस्ट्रक्शन के अंदर लिख दें, उर्दू के अंदर लिख दें। अभी तो आपको टाइपिस्ट भी हर जगह पे मिल जाती हैं, अगर आपसे उर्दू में लिखना मुश्किल है, कि कल्चर के हवाले से लोगों को समझ आनी चाहिए कि अच्छा मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो इसकी ये बाइंडिंग है। फिर उसके ऊपर मसले मसाइल नहीं होते। और हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि यही वजह है कि कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं, हुँ, कराची में भी हैं और यहाँ लाहौर में भी हैं। और हमेशा आप अखबार अगर डेली गो थ्रू करते हैं ऑनलाइन, तो आप देखते होंगे कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई कंज्यूमर कोर्ट का एक रेफरेंस आया होता है। तो रवैये रवैये जो है ये सदियों के बने हुए होते हैं, ये हम जनरेशन टू जनरेशन लेके आ रहे होते हैं। तो ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होते जब तक कि आप खुद आमादा ना हो उसके लिए। तो हुँ। उसका यही लेकिन तरीका सर है।
जी जी, जी जी कंटिन्यू। आप बात करें। जी सर, देखिए कि जो हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, ये एक रूल क्यों नहीं बनाते हैं? जो सही काम कर रहे हैं वो तो अपने ब्रांड को भी लॉन्च किए हुए हैं। वो जब आपके पास कोई चीज आती है, उनकी रसीद होती है, सब कुछ होता है, वो आपको फेवर भी हर तरह का दे रहे होते हैं। लेकिन बाज जो 2 नंबर काम कर रहे होते हैं, वो अपना कोई नामो निशान नहीं छोड़ते। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं 4 साल से ऑनलाइन वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है, बट मेरे साथ खुद अभी इसी साल 1 लाख का फ्रॉड हुआ है 2 जगह से। और वो ऐसे ही लोग थे जिन्होंने, जिनका पूरा ग्रो चल रहा है, उन्होंने अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी है, और अब मैं भटक रही हूँ कि मुझे वो मेरी अमाउंट वापस मिल जाए। तो इस तरह से लोग बहुत ज्यादा करते, तो इनके हमारे पास लॉ क्यों नहीं बनते हैं? वो यही कह रहे हैं कि हम जो है वो व्हाट्सएप की चैट को नहीं मानते। क्यों? जब डीलिंग आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप सब कुछ बार्गेनिंग वहाँ हो सकती है, तो वहाँ पे ये लॉ क्यों नहीं हो सकता कि अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो उसको उसकी सजा मिलेगी? हम्म, Excuse me, sir, may I say something? यस श्योर, व्हाई नॉट। Sir, it's our very precious time, and we are gathered over here for writing skills. It's our personal matter if you don't mind, and we people are wasting our time. And if she will deal with you, yeah, she will ask these reasons and questions separate in window. I think so. She will not mind it. यस बिल्कुल ठीक है, It's एग्रीड a है। talking point. It's a just talking, and हम्म, I think so. Speaking through speaking, you can convince and deal with her. But it's our writing हम्म, process going on, and I think so. We हम्म, people are here just for writing skills, and we want to skill. Just listen, want to you, and want to learn something in this special time. ओके मैम, यू कैन इनबॉक्स मी और यू कैन गिव मी। Sorry to her, extremely sorry to her. वी I don't ऑल know वी what is the name of that girl, and वी ऑल we आर will हेयर। also avoid to set questions. And sir is available every time, and we can take without group and without this time. एक्सक्यूज मी मैम, नहीं, मेरे सवाल का मकसद ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेने नहीं It's बैठे हैं, not ठीक है? no ये no. बिजनेस के हवाले से है, We are तो जाहिर sitting. सी बात है जो चीजें हमें बॉदर कर रही Business होंगी वो हम mean पूछेंगे। respect. Sir shared with us. Business mean respect, how to deal, but ओके it's a लेडीज, separate issue. लेडीज गिव मी 1 मिनट। मैम यू कैन इनबॉक्स मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड। मैं हर होकर रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ठीक है, हम राइटिंग के ऊपर अपना फोकस रखते हैं। आप इससे बात कीजिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरा भी एक्सपीरियंस है चीज़ों के हवाले से। तो उसकी एक हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की, और उसको आप फॉलो करें और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि कोई रूल हम एक ऐसा बना लें जिसको लोग ऑब्जर्व करें, तो दुनिया में सिर्फ एक शख्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो हमारी अपनी ज़ात है। ठीक है, तो चले, लेट्स मूव। सॉरी, इन्होंने ये एटीट्यूड की बात की है। एटीट्यूड तो हम अगर एक रेडी पे फल ले रहे होते हैं तो वो हमें फल शॉपर में चेंज करके दे देते हैं, हमारे सामने आंखों में वो धूल झोंक देते हैं। पाकिस्तान में तो इस तरह की वैरायटी है, ये इवन ऐसा कि ही कोई है। भी ऐसा पर्सन नहीं है कि आगे फल कुछ और लगाया वे पीछे कुछ और वैरायटी। हम अपने आप को और अपने आप को एक्टिव करने की बजाय ये दूसरों को ब्लेम करेंगे। हमारे पहले अपने अपने हमें रूल्स अपने आप गिर्द जो है वो इतने स्ट्रिक्ट कर लेने चाहिए कि हमने जहाँ कहीं भी जाना है बड़े कॉन्शियस होके जाना है। मैडम, ये मैं इनसे सॉरी, बात करूंगा इनसे। ये पाकिस्तान में ये वन पिछले दिनों में एक जानने वाले ये हैं, तो कॉमन है। वो एक ब्रिटिश पर्सन का ब्रिटिश में भी ये एटीट्यूड चीजें हो एक रही हैं। घंटे में, एक्सक्यूज मी सर, एक पर्सन का एटीट्यूड 1 घंटे में 8 बार चेंज होता है। हमें 8 बार ऐसा उस ही है। पर्सन के एटीट्यूड के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हमने 60% से बात करनी है तो उन 60% का एटीट्यूड 1 घंटे में 8 बार चेंज होगा, तो वो मल्टीप्लाई करके हमें उसी तरह के एटीट्यूड के लिए हमें अपने आप को तैयार रख के बाहर निकलना है। हमने बिजनेस का हम इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे तो हर जगह जगह ये फेक लोग हैं। जी, और अगला पॉइंट यही चीज आपको बताता है कि यू हैव टू बिकम अ सोशल जीनियस। सोशल जीनियस का मतलब ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे हैं, जब आप चीजें कर रहे हैं, तो आपको दूसरे के मूड का भी पता होना चाहिए। आप राइटिंग जो है आइसोलेशन में नहीं करते। अगर आप
एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको पता होता है कि मेरा बॉस जो है क्या चाह रहा है और आप उसके मुताबिक चीज़ें लिखते हैं। क्योंकि इफ़ यू गो अगेंस्ट द विंड, अगर आप बादे वो जो हवा है उसके मुखालिफ चलते हैं तो आपके लिए सिस्टम में सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। तो आपका सोशल जीनियस होना बड़ा ज़रूरी है, आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है, और आपको रिलेशंस बिल्ड करने होते हैं लोगों के साथ। और कारोबार में हमेशा नुकसान होते हैं, और बिजनेस लैंग्वेज में इसे बैड डेट्स कहते हैं, बुरे कर्जे कहते हैं। वो हर कारोबार में 20% 30% लोग उसके लिए अलग पैसे रखते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरगेट सेलिंग। आप सेलिंग छोड़ कर रिलेशंस को बिल्ड करना शुरू करें। अच्छे बुरे लोग आपको हमेशा मिलते हैं। 80-20 का पेरेटो प्रिंसिपल हमेशा काम करता है। तो आपने हमेशा पॉजिटिव साइड के ऊपर अपने आप को रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। और जो मेन पॉइंट है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो है राइट राइट एंड राइट। शुरू में मैंने बताया था कि ये जो 4 स्किल्स हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये इन्हें स्किल इसलिए कहा जाता है कि स्किल इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, और जितनी ज़्यादा वो चीज़ें आप अपनी चेक करवाएंगे किसी से, मेंटोर से या टीचर से या अपने कोलीग वगैरह से जो आपके सीनियर हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ आ रही हैं लोगों को एड्रेस करने के मामले में, आपकी राइटिंग के हवाले से, आपकी स्पेलिंग के हवाले से। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप उसको, हमें रिवाइज करने की आदत नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो ही हमने मैसेज लिखा है, ये बेशक थोड़ा लंबा मैसेज हो गया है, तो हम इसको फ़ौरन ही सेंड कर दें। फिर बाद में हम उसको या डिलीट करते रहते हैं या फिर स्टार एस्टेरिक लगा के तो हम उसको ओके करने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपको उसकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप लिखना छोड़ देंगे तो फिर मसले मसाइल आएंगे। जी आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब, सोशल जीनियस होने की आपने बात की, तो इसके लिए कुछ एडवाइस करें या कुछ कोई सजेशन ऐसी कि सोशल जीनियस होने के लिए क्या चीजें ऐसी हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं? एक अच्छा, दो कोई चीजें ऐसी। मैं बताता हूँ। आपका नाम का नहीं, मेरे पास नाम डिस्प्ले में नहीं आता। इरम। जी मिस राम। अच्छा, सोशल जीनियस डेनियल, उसका नाम सुना आपने, डेनियल गोलमैन का, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले शख्सियत का। डेनियल गोलमैन, जी। इमोशनल इंटेलिजेंस किताब लिखी है, बहुत काम किया उन्होंने इसके ऊपर। उनकी एक और किताब है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें वो बड़ा प्यारा फिक्रा लिखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको अपना काम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपका कोई सानी नहीं है आपकी जॉब के बारे में, जो आप ऑन जॉब काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको हायर किया गया है। यानी मैं अगर एक बिजनेस राइटिंग का एक्सपर्ट हूँ और मैं बड़ी कमाल की बिजनेस राइटिंग लिखता हूँ और मेरे सारे कस्टमर और क्लाइंट्स मुझसे बड़े खुश हैं, तो कहते हैं ये कोई कमाल नहीं है। बहुत सारे लोग आप जैसे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं। कमाल क्या है? कमाल ये है कि आप लोगों को सेंस करें, उनके मूड्स को सेंस करें, ठीक है, और अपने आप को डेवलप करें। और आप ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर आपने कोई चीज़ें सीखनी है, कोई स्किल सीखनी है, तो आप वो सीखें। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप नर्स में जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें मल्टीमीडिया के ऊपर पढ़ानी पड़ती हैं, या नेवल एकेडमी में भी आपको मल्टीमीडिया पे पढ़ानी पड़ती हैं। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने अपने इन्वायरमेंट के हवाले से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा एग्जांपल को। तो वहाँ पे कोई शख्स ये जाके कहता है कि जी सर, मैं तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर वो हाथ से लिख के स्लाइड करवाता हूँ, या मैं तो मल्टीमीडिया यूज़ करना मुझे नहीं आता, तो देर इज़ नो रूम फॉर यू ओवर देयर, यू आर आउट फ्रॉम द गेम। उस गेम में रहना तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। लाइकवाइज जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ऊपर नस जो है हर महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसके ऊपर आप ऑनलाइन बच्चों की अटेंडेंस लगाते हैं, उनका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, रिजल्ट उनका ऑनलाइन बनता है, वो उसको देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें आप उसके ऊपर करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, वो तो मेरा तो सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये तो सारा वो कैलकुलेशन और फार्मूले हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, ये तो मैं नहीं कर सकता, देयर इज नो रूम फॉर यू टू ग्रो। वो आपको फिर कोई और ड्यूटी देके बिठा देंगे। तो ग्रो करने एक्सक्यूज के मी लिए, सर, जी एक्सक्यूज मी सर, पूछना ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी में ये जो लोग क्विक रिप्लाई करते हैं, क्विक आंसर, क्विक
सर्विस देते हैं, जी क्या इसकी प्रैक्टिस के जरिए भी हम ये सीख सकते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात यूँ होता है कि एक बंदा आपको फिल फॉर रिप्लाई कर देता है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद उस बात को समझ आती है कि ये इस तरह से इस बात को इजीली स्माइलिंग फेस के साथ इसका रिप्लाई जो है करके, तो वो ब्लंडर भी नहीं होता और इशू भी नहीं बनता और उसको वो जवाब भी मिल जाता है। क्या ये चीजें प्रैक्टिस से, और कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? लिसनिंग और रीडिंग, ऐसे बंदों को सुने जो डिस्कोर्स एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं। मैंने आपको टेड टॉक का एक लिंक भेजा था, उसके ऊपर आप जो भी टाइप करेंगे आपको चीज़ें मिलेंगी। आप अपने इन्वायरमेंट को देखें, कौन सा बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। हर जगह पे कोई ना कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होगा, भले वो कलर की हो, वो तमाम टीचर्स का भी फेवरेट होगा, वो मैनेजमेंट का भी फेवरेट होगा। पता चलेगा कि वो बाहर के भी सारे काम करते हैं और घर में शाम को किसी को पिक एंड ड्रॉप भी देता है, ठीक है, और वो प्रमोशन करता हुआ ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर बहुत लिखा गया है, लिंच पिन एक किताब है, लिंच पिन सेठ गॉर्डन की, वो भी इसी चीज के ऊपर है। हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? हम लोग सिर्फ अपने काम की एक्सपर्टीज के ऊपर बैठे रहते हैं और सारी उम्र एक स्केल की प्रमोशन के चक्कर में हम बैठे रह जाते हैं। और बाद लोग आते हैं, डायरेक्ट उनको हायर ग्रेड मिलता है, वो अपॉइंट होते हैं और वो उनकी ग्रोथ होती चली जाती है। तो सोशल सर जीनियस, बुक का नाम रिपीट कीजिएगा। लिंच पिन, LINCH, लिंच PIN पिन, ठीक है। थैंक किसी यू। दिन किसी दिन आप ना इस किस्म की डिस्कशन करिए, एक अलग सेशन रख लें, क्योंकि इसका फिर राइटिंग से ताल्लुक नहीं है। तो मैं इसको, क्योंकि मेरी ये 6-7 साल की स्टडी है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और मैं आपको एग्जाम्पल भी कोट कर सकता हूँ, मैं आपको रेफरेंसेस भी कोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट होना, ओके ये सर। तो हर जगह पे बहुत ज़रूरी है आजकल। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी EQ के ऊपर बड़ा फोकस आ रहा है, हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत 1920 से काम हो रहा है। जब से IQ का कॉन्सेप्ट आया था, उसके साथ ही EQ का भी आना शुरू हो गया था। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और हमें लिखना चाहिए, जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें हमेशा उसका खौफ रहेगा, वी विल ऑलवेज बी अंडर फियर। और तभी देखो होगा अपने मुख्य जगहों पर लोग एप्लीकेशन लिखवाने के लिए आपके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, जिसको लिखनी आती है, और खुद भी वो क्वालिफाइड होते हैं। अच्छा, ये मेरे ना, मैं जहाँ पे भी क्लास पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं, यस, जहाँ पे भी मैं पढ़ाऊँ यूनिवर्सिटी में या मैं टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूँ, ये माइक बंद कर लें जिसका माइक ओपन है। अच्छा, मुझे एक एक लाइन में आप सारे बताएंगे कि व्हाट आर कॉमन प्रॉब्लम यू फेस वाइल राइटिंग। लिखते हुए आपको क्या क्या प्रॉब्लम राइटिंग के अंदर फेस होते हैं, जिसकी वजह से आपने ये राइटिंग इसको भी आपने चूज किया है। हाँ जी, 1 बाय 1 जल्दी जल्दी। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ दोबारा। इसमें आई हैव प्रॉब्लम इफ अपना पहले नाम बताएं, क्योंकि मेरे पास। हाँ जी। मैं इकबाल फिरदौस बात कर रही हूँ, और जब मैं लिख रही होती हूँ तो लिखते लिखते आई नो अबाउट वेरी वेल अबाउट टेंसेस, बट जब मैं एक सेंटेंस को लिख रही हूँ, मतलब एक टेंस का है, एंड आगे आगे कुछ आ गया तो आगे जाके उसको कन्वर्ट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये किस टेंस में जाएगा। ग्रामर इसमें का प्रॉब्लम थोड़ी आ सी गया मुझे आपका मैम, आपने कहा ग्रामर कि आपको ग्रामर ग्रामर प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम। जी, ग्रामर प्रॉब्लम आ यस, गई। नेक्स्ट। या फिर जब प्रोलॉन्ग सेंटेंसेस को करते हैं तो उसमें थोड़ी सी सेंस में मुझे कंफ्यूजन होती है, अदरवाइज शॉर्ट सेंटेंसेस में नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि जितने बड़े फिक्रे बनाएंगे उतनी ज्यादा इरेलीवेंसी भी आएगी और उतनी ज्यादा उसमें आप अपना कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे कि आपने लिखना क्या है। नेक्स्ट। यस, और कौन बताएगा अपना प्रॉब्लम? जी सर। सर, जब हम रोमन लिख के ना इंग्लिश को लिखना भूल चुके हैं, और क्योंकि इसमें भी हम बहुत ज्यादा शॉर्ट लिखते हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट। और अर्शद है। जी, मैंने कल भी इसे मेंशन किया था कि आई एम नॉट गुड इनिशिएटर इन राइटिंग। हम्म, इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। एक्चुअली बेसिकली जब भी कोई टॉपिक दिया जाए तो उसको इनिशिएट करना जो है
वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको कि शुरू मैं करना। तो एग्जैक्टली तो वो उसको स्टार्टिंग सेंटेंसेस स्टार्टिंग सीक्वेंस जो है उसे देना थोड़ा सा इशू हो जाता है। अगर जैसे सपोज करें कि आपने मुझे कोई एक इनिशिएट करके कोई चीज दे दी है तो इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं उसको गो थ्रू कर दूं, चाहे 6 पेज पे ले जाऊं, लेकिन इनिशिएट करना चाहे वो 2-3 सेंटेंसेस से करना हो तो इट सीम्स हार्ड फॉर मी। ठीक है, ओके हो गया। नेक्स्ट। आयमा जैनब। यस सर। आइमा जैनब। मैं जब लिख रही होती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे टेंसेस तो आते हैं, ठीक है, पहचान उनकी पता है, लेकिन किसी भी चीज को लिख रही हो ना तो जैसे कोई किसी का मतलब इंग्लिश मीनिंग मुझे नहीं आ रहा होता। तो उर्दू में पता है, जैसे उसको कन्वर्ट इंग्लिश में करना है तो वो नहीं आता। तो फिर आप क्या करती हैं ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए? ऐसी सिचुएशन में गूगल का ही सहारा लेती हूँ। या गूगल ट्रांसलेटर, और उसके अलावा भी बड़ी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, वोकैबुलरी का जी इश्यू है। नेक्स्ट। जी। Next, who is going to talk about the problem? Just one liner. सर वन मोर थिंग के जब मैं राइटिंग, मुझे आइडियाज भी होते हैं, लिखना भी, मेरे पास वर्ड्स भी होते हैं, स्टेटमेंट, बट मैं पता नहीं क्यों किसी दूसरे का सहारा लेना बेहतर समझती हूँ। ये क्या है, सीन है? ये लैक ऑफ मैं कॉन्फिडेंस खुद है। कर सकती। कल मैं कल मैंने जो आपको बताया था कि ये 10-12 ट्रेड्स होनी चाहिए, 12 ट्रेड्स होनी चाहिए, याद है आपको? मैंने हैंड आउट भी शेयर किया था। उसमें सबसे पहले यस मैंने क्या सर। लिखा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मैंने कहा था बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये 12 ट्रेड्स जो हैं इसका राइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। राइटिंग इज ऑल अबाउट योर ब्रेन, अबाउट योर थिंकिंग। सारी चीजें आपकी थिंकिंग के गिर्द घूमती हैं। अगर आपकी थिंकिंग कंफ्यूज है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप सोशल जीनियस नहीं है, ठीक है, तो ये आपको मसाइल रहेंगे। तो आपने इस पर्सनैलिटी के ऊपर भी थोड़ा सा ओवरकम करना है। ये हम आगे भी इसके ऊपर ये बात करेंगे। कॉन्फिडेंस मैं कैसे गेन कर सकती हूँ? ये कॉन्फिडेंस ऐसे गेन कर सकते हैं कि आप मेरे अगले कोर्स पे ज्वाइन करें, और हर कोर्स में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा लर्निंग के साथ ही आपको ये चीज़ें आएंगी। मैं कुछ कंटेंट्स भी शेयर करूंगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। यस, नेक्स्ट मिस इरम, हैव यू टॉक्ड? yes, मुझे प्रॉब्लम ये आता है कि मैं अपनी ही ड्राफ्ट की हुई ईमेल्स को अगर मैं बाद में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात मैंने मुकम्मल नहीं लिखी है। मतलब वो चीज एक कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट बात नहीं है, अधूरी बात है। अगर उसकी सीक्वेंस में या जो ट्रेल ईमेल चल रही है अगर वो ना देखें तो लगता नहीं है कि पूरी मुकम्मल बात समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरी बात कंप्लीट नहीं लिखी हुई होती। और उसकी क्या उसी वजह बात है? को और 4 जगहों पे कहीं पे अगर एंगेज कर दें तो शायद वो वहां पे भी फिट हो जाएगा। ऐसे लगता है कि वो एक जो कंप्लीट मुकम्मल, जो आपने कहा ना सेंटेंस मुकम्मल बात होनी चाहिए, वो नहीं होती है। थॉट कंप्लीट नहीं होती उसके अंदर। जी। ठीक है, तो इसका तो मतलब यह है कि आप भी को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन और चीज़ों की जरूरत है। ओवर वर्क की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, स्ट्रेस की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारी हमारी गलतियां वो होती हैं जो गलतियां इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमें पता है कि इसके स्पेलिंग क्या है, इसको कहना कैसे है, लेकिन हमारा दिमाग हमारे पास नहीं होता जब हम लिख रहे होते हैं। हम किसी सिचुएशन के अंदर अटके होते हैं। ऐसा होता या नहीं होता? जी जी बिल्कुल ऐसा नेक्स्ट। होता है। जी नेक्स्ट कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालिक साहब, नाम बताइएगा और फिर अपना। मेरा नाम एरम है, आई एम फ्रॉम कराची जी। एंड द मेन प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्शन व्हाइल राइटिंग। माइंड फौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब इधर उधर चला जाता है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद मी। फोकस की कमी है, फोकस डेवलप करना है आपने। जी जी। राइटिंग में फोकस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, मिस उमल बनीन, मिस नोअम्मा। ओके, मे बी यू पीपल आर बिजी और नॉट इन अ सिचुएशन टू ओपन योर माइक, ठीक है। अच्छा, तो एक लिस्ट ही ये मैंने बना ली है, आप लोगों ने जो जो प्रॉब्लम बनाई है, लेकिन ये लिस्ट मैंने पहली बार नहीं बनाई। ये मैं यूनिवर्सिटी में भी जब मैंने 5 साल पढ़ाया नस्ट में, तो मैं वहाँ पे भी
स्टूडेंट से पूछता था और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ये सारी चीज़ें करता था। तो इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है खुद भी। अब देखते हैं कि जो मेरी तैयारशुदा लिस्ट है वो और जो आपने चीज़ें बताई हैं उसमें कितनी चीज़ें कॉमन है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम जाते हैं। मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम जनरली फेस होते हैं, इससे अलावा भी हो सकते हैं, पहला ये कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन। पुअर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम इंट्रोडक्शन और जो फिर आगे डिस्कशन है और उसका जो कंक्लूजन है उसमें सीक्वेंस को बरकरार नहीं रख सकते। और उसकी वजह यही होती है कि वी आर कॉट इन बिटवीन सो मैनी थॉट्स, या हम सिचुएशन का शिकार होते हैं, या कभी बॉस ने डांटा होता है, या कोई क्लाइंट पैसे लेके भाग गया होता है। तो जब हम मेंटली एब्सेंट होते हैं तो हम फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं कर सकते। इन अप्रोप्रिएटनेस फॉर द ऑडियंस, ठीक है, कि हम जब लिखते हैं तो हम बाद वर्ड्स प्रॉपर नहीं लिखते, उसके अंदर गलती कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है। टेक्निकलिटीज, टेक्निकलिटीज का ये मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं। या जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा वो जो शॉर्ट फॉर्म है ASAP, एसएप और इस किस्म की जो नॉन स्टैंडर्ड चीज़ें हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी जो देखें, कंपोजिंग आवर सेल्फ, राइटिंग फॉर अदर्स, तो दूसरे को हो सकता है इन तमाम चीज़ों का पता नहीं हो। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि स्टैंड इजी का क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड इजी? एनीवन? यस, सर लिटरल मीनिंग तो आई थिंक रिलैक्स रहना। रिलैक्स रहना, लेकिन पाकिस्तान नेवी में इसका मतलब है ब्रेक। वो जो 15 मिनट की ब्रेक होती है ना आपको, 20 मिनट की, दैट्स कॉल्ड स्टैंड इजी। पाइप डाउन, पाइप डाउन का क्या मतलब है? 10:30 बजे रात को सोना। अब अगर मैं किसी वो नेवी वाले से बात करूं तो 1 सेकंड में समझ जाएगा, लेकिन अगर मेरी ऑडियंस वो बैकग्राउंड से नहीं आ रही और मैं ये टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूं, तो इट मीन्स कि आई एम शोइंग माई हाउ लर्नड आई एम। लेकिन जो रीड करने वाला है, जो रीडर है, या जो सुनने वाला है, लिसनर है, वो अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील करेगा कि मेरा और उसका लेवल बराबर नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड डिफरेंट है। जब हम राइटिंग करते हैं तो हमें दूसरे के बैकग्राउंड को इसी समझने की जरूरत पेश आती है। लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड करें, बिग वर्ड्स, हैवी वर्ड्स, इनको अवॉइड करें। ये हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। इनकंसिस्टेंट यूजेज, इनकंसिस्टेंट यूजेज, इसका मतलब ये है कि कहीं पे हमने एंड जो है वो स्मॉल से लिख दिया, कहीं पे हमने ए कैपिटल डाल दिया। ये बहुत सारे लोग इस किस्म की गलतियां करते हैं। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब है कि बहुत ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करना। ठीक है, कम अल्फाज की बजाय ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना। अब पुअरली डिफाइंड टॉपिक, हम जिस चीज के ऊपर लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, या व्हाट्सएप मैसेज लिख रहे हैं, हम उसको प्रॉपर बयान नहीं कर पाते। और यही वजह है कि लोगों को चीजें क्लियर नहीं होती, खासतौर पे जब वो दूसरे कल्चर से आते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपके अंदर राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम होते हैं। और इन एडुकेट कंटेंट, हम चीजें पूरी नहीं लिखते, मुकम्मल नहीं लिखते, हम अधूरी चीजें लिखते हैं, जैसे भी मैम ने भी बात की थी। इस स्लाइड के ऊपर कोई सवाल किसी का? Anyone who has got any question on this slide? नो सर। Okay, then let's move. अच्छा, राइटिंग जो है ना, राइटिंग एक छोटा सा हिस्सा है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो राइटिंग के जरिए हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, मतलब कम्युनिकेशन का वन ऑफ द पर्पस, वो वन ऑफ द सीक्वेंस आप राइटिंग कह सकते हैं। अच्छा, हम क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करते हैं? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स। हमें बाद वक्त कैसा फील हो रहा है हम लिख के बताते हैं। जब हम लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखते हैं, हम अपने इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? स्पीच के जरिए, बोल के, सिग्नल के जरिए, ठीक है, राइटिंग के जरिए, और अपने बिहेवियर के जरिए। सिग्नल मीन्स कि वो जो हम मुख्तलिफ हाथ से इशारे वगैरह करते हैं, यहाँ पे सिग्नल से वो मुराद है, और हम अपने बिहेवियर के जरिए करते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखें कि जब तक राइटर और रीडर, स्पीकर और लिसनर, सेंडर और रिसीवर, एनकोडर और डिकोडर, ठीक है, ये एक लेवल के ऊपर नहीं होंगे, तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी।
एक लेवल से मुराद ये है कि अगर आप हेड हैं, आप एचआर हैं और आपके नीचे 5 बंदे हैं और एक बंदा मुसलसल लेट आ रहा है, तो बजाय ये कि आप उसको बुला के इन्वेस्टिगेट करें कि व्हाट इज द पर्पस, आप सीधा उसको एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं और उसमें इंपीरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं और आप कहते हैं कि जी मतलब सुने बगैर ही आपको जो है ना, ये मैंने एक चार्जशीट दे दी।